हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो अभी जो यूके CHO हुआ था, उत्तराखंड CHO, उसका जो सेकंड सेशन है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 30 to 65 क्वेश्चन जो है अपन सोल्व करेंगे विथ रेशनल्स। ओके, रेशनल इसलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स है उनके अंदर इन क्वेश्चंस के कुछ भी नया क्वेश्चन बनता हो तो अपन उसके अंदर पढ़ सकते हैं, उनको भी अपन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट असेसमेंट शुड बी डन एट द न्यू बोर्न आफ्टर द बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ जो है न्यू बोर्न के अंदर कौन सा असेसमेंट है वो अपन करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल असेसमेंट, ट्रांजिशनल असेसमेंट, ऑन गोइंग असेसमेंट या फिर अबगार स्कोर असेसमेंट। आफ्टर द बर्थ है अपन जो क्या करते हैं, अबगार स्कोर असेसमेंट जो है अपन बेबी के अंदर करते हैं। ठीक है, अबगार स्कोर असेसमेंट अपन कब करते हैं, आफ्टर द बर्थ। अब इसका कुछ टाइम भी है, ठीक है, टाइम भी अपन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट अपन अबगार स्कोर कब करते हैं, आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट के बाद में अगर यहाँ पे अब नॉर्मल आता है तो कब करते हैं, 5 मिनट। अब इसके बाद में अगेन अब नॉर्मल आया तो कब करते हैं, 10 मिनट पे। ठीक है, अबगार स्कोर अपन कब परफॉर्म करते हैं, आफ्टर 1 मिनट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट, अबगार स्कोर के अंदर अपन कौन कौन से पैरामीटर्स देखते हैं उनके भी बात कर लेते हैं अपन। फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें हार्ट रेट, दूसरा अपन इसमें देखते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, तीसरा अपन इसमें देखते हैं मसल टोन, फोर्थ रिफ्लेक्सेस एंड फिफ्थ कलर या फिर अपीयरेंस। ओके, यहाँ पे 0 to 10 जो है वो इसका स्कोर होता है। ठीक है, अबगार स्कोर का कितना होता है, 0 से 10। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहाँ पे एक एग्जामिनर क्या देगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट की जगह आपको रेस्पिरेटरी रेट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट को अपन नहीं देखते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स या फिर स्टेटस। ठीक है, या फिर अब्सेंट है, सेलो, इरेगुलर है या गुड एंड क्राइंग है, रेस्पिरेटरी स्टेटस में अपन ये चीज़ चेक करते हैं। ओके, आप यहाँ पे आपको एग्जामिनर रेट दे सकता है, तो यहाँ पे रेट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, नोट इंक्लूड है रेट। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपने पास में कौन सा रहेगा, अबगार स्कोर असेसमेंट। ठीक है, क्लिनिकल असेसमेंट, ट्रांजिशनल असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट जो वार्ड के अंदर जो पेशेंट्स एडमिट रहते हैं उनके लिए किया जाता है, बट एट बर्थ पे क्या करेंगे, अबगार स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग। किसी पेशेंट को चोकिंग की कंडीशन हो रही है तो क्या फर्स्ट एड करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चंस को हमने जब CHOs के एग्जाम की क्लासेज ली थी, मैंने शुरू की जो 6 क्लासेज, इन सब के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है, इन्हीं में यही जो टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक्स में से जो CHOs का एग्जाम है वो एग्जामिनर क्वेश्चंस पुटअप करता है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स हम अभी क्लासेज में कंप्लीट करवा रहे हैं आप लोगों को। पूछा यहाँ पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करेंगे, किसी पेशेंट को चोकिंग हुई है। ठीक है, चोकिंग मतलब अगर कुछ गले जो नेक में जो है ओरल एयरवे के अंदर अगर कुछ अटक गया है तो वो पेशेंट की चोकिंग की कंडीशन, अनेबल टू ब्रीथ। ठीक है, पेशेंट सही से ब्रीथ नहीं कर पाता है। कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, कॉल फॉर एम्बुलेंस, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर, गिव फ्लूइड टू ड्रिंक, गिव शार्प बैक ब्लोज बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। ठीक है, बिटवीन टू द शोल्डर ब्लेड्स। जब भी किसी पेशेंट को चोकिंग होती है तो सबसे पहले तो क्या करना है, शार्प बैक बोज बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स के जो है वो पीछे क्या करना है, आपके जो हाथ से है वो टेपिंग करनी है। ठीक है, शार्प टेपिंग करनी है ताकि जो भी उसके एयरवे के अंदर जो भी फंसा हुआ है, फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी फंसा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद में एम्बुलेंस अगर वो नहीं निकल रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, कॉल फॉर एम्बुलेंस। ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर, फिंगर जब अपन इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाए, और ज़्यादा एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अगर उस पेशेंट को थोड़ी सी भी सांस वगैरह आ रही होती है, थोड़ा भी ब्रीथिंग कर पाता है, अगर अपन फिंगर डाल के निकालने की कोशिश करेंगे तो आगे खिसक जाएगा और जो बची खुशी उसकी सांसें हैं वो भी चली जाएगी। गिव फ्लूइड टू ड्रिंक, ये भी उसको ज़्यादा एयरवे को एडवांस ही करेगा। ठीक है, ये वापस बाहर नहीं निकलेगा इससे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गिव शार्प बैक ब्लोज बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रूट ऑफ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का यहाँ पे रूट पूछा है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावेनियस। BCG वैक्सीन है वो कैसे लगती है, इंट्राडर्मली जो है अपन BCG वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, इंट्राडर्मली कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट अपर
आर्म या फिर लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, ठीक है। बेबी के जो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर क्या लगाते हैं, BCG का अपन टीका लगाते हैं। अब नेक्स्ट इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 8 बर्थ जो है वो BCG कितनी डोज होती है, 8 बर्थ डोज होती है 0.05 ml, ठीक है। 8 बर्थ और जो 1 मंथ पे कितना लगेगा, 1 मंथ पे लगेगा 0.1 ml, ओके। यहाँ से दोनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद में इन दोनों को जो BCG वाली वैक्सीन है उसको अपन डाइल्यूट किसके साथ करते हैं, सो डाइल्यूट करते हैं अपन NS सोडियम क्लोराइड के साथ में, सोडियम क्लोराइड के साथ में जो है अपन इसको डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। और इसका रूट क्या रहेगा, इंट्राडर्मल, ठीक है। जो कब लगती है सबसे पहले, और इससे क्वेश्चन कौन सा बनता है, 8 बर्थ, ठीक है। BCG वैक्सीन कब लगाते हैं, 8 बर्थ। अब अपन 8 बर्थ के ऊपर लगने वाली 2 वैक्सीनेशन और होती है, उनको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली हो गई कौन सी, BCG, सेकंड हेपेटाइटिस बी, थर्ड वन होती है OPV, OPV की 0 डोज, ठीक है। OPV की जो 0 डोज होती है अपन कब लगती है, 8 बर्थ। अब अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, एम्स का जो अंदर क्वेश्चन आता है ऐसा कि अर्लीस्ट वैक्सीनेशन कौन सी लगती है, तो अर्लीस्ट लगती है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अर्लीस्ट वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी विद इन 24 आवर जो है वो इन्फेंट को जो है लग जानी चाहिए, हेपेटाइटिस बी, ओके। नेक्स्ट BCG वैक्सीन तो 8 बर्थ पे लगाते हैं, इसके BCG से भी पहले कौन से लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी, एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट इसकी डोज कितनी रहती है, इसकी डोज रहती है 0.5 ml। इसका रूट क्या रहता है, इंट्रामस्कुलर इसका जो है वो रूट रहता है, ठीक है। ये कहाँ लगाते हैं, वास्टस लेटरलिस में लगाते हैं, या फिर एग्जामिनर में एग्जाम ऐसा भी आंसर दे सकता है कि लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई, लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई, लेटरल मीडियल आस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है। ये बेबी के अंदर लगते हैं वास्टर लेटरलिस मसल के अंदर। अब ओरल पोलियो वैक्सीन सभी को पता है, ये ओरली लगती है, ठीक है, नाम में ही क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब इससे एम्स के अंदर कैसा क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो, कि ये कौन सी वैक्सीन, कौन से टाइप की वैक्सीन होती है, ये होती है सेबिन टाइप की वैक्सीन, ठीक है। आप सभी को पता है ओरल वैक्सीन 2 प्रकार की होती है, साल्क एंड सेबिन, ठीक है। तो सेबिन जो वैक्सीन होती है वो अपन जो है 8 बर्थ बेबी को लगाते हैं, और उसकी कितनी ड्रॉप लेते हैं अपन, 2 ड्रॉप्स, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इंट्राडर्मली BCG वैक्सीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, डायरिया इज मोर कॉमन इन, जो डायरिया की कंडीशन है वो मोर कॉमन या मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलती है, इनकरेक्ट इन्फेंट फीडिंग में, आर्टिफिशियल फीडिंग में, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में, या फिर अर्ली वीनिंग में। वीनिंग क्या होता है, जब भी अपन बेबी को जो फूड खिलाना शुरू करते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीनिंग, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है आर्टिफिशियल फीडिंग में, ठीक है। जब भी किसी बच्चे को अपन बॉटल फीडिंग करवाते हैं, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल फीडिंग, बॉटल फीडिंग वगैरह को इन सब क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग। सो इनसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डायरिया, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डायरिया एंड आर्टिफिशियल फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं CHO जैसे एग्जाम्स में, 15 इंच, 20 इंच, 25 इंचेस या फिर 30 इंचेस, ओके। सो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 20 इंच, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर पूछ लें आपको 50.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नॉर्मल जो न्यूबॉर्न की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड इज कॉल्ड एज। ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा एक्सेसिव में प्रोडक्शन हो रहा है चाइल्ड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड का पूछा है आपको। सो इस जो है इस टर्म को क्या बोलेंगे, गोइटर, कजिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली या फिर गिगांटिज्म, ठीक है, जिजांटिज्म या फिर गिगांटिज्म, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है, गिगांटिज्म में, ओके। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है बेबी के अंदर या फिर छोटे बच्चों के अंदर, ओके, चाइल्ड के अंदर। तो क्या प्रोसेस होता है, गिगांटिज्म, ठीक है। गिगांटिज्म के अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड की जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, ओके। नेक्स्ट अपने को दिया गया एक्रोमेगाली। अब एक्रोमेगाली क्या है, एडल्ट के अंदर
अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उसका वेट गेन हो जाएगा और उसको हैंड एंड पाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े देखने को मिलते हैं। ओके, आप एग्जांपल ले सकते हो ग्रेट खली का, ठीक है, वो कितना एकदम ऐसे उसके हाथ वगैरह कितने बड़े बड़े हैं, वो एक्रोमेगाली उसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, गोइटर। गोइटर के अंदर क्या है, थायराइड अपनी जो ग्लैंड होती है उसका क्या देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन डिफिशियंसी की कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या एनलार्ज हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं गोइटर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कजिंग सिंड्रोम। कजिंग सिंड्रोम के मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होता है कि जो तीनों ही जो एड्रिनल ग्लैंड के जो सारे हार्मोन्स होते हैं, मोस्टली कॉर्टिकल, सो इनके अंदर क्या होता है, मेडुलरी कॉर्टिकल, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो हार्मोन्स है, कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन, इन सभी की कमी हो जाती है किसमें, एडिसन डिजीज। बट कजिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल जो है अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कजिंग डिजीज या फिर कजिंग सिंड्रोम। एग्जाम में क्या है, इसके साइंस सिम्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस सिम्टम, ओके, सो फर्स्ट सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलता है मून शेप फेस, मून शेप फेस। सेकेंड, बफेलो हम्प, बफेलो हम्प देखने को मिलता है। थर्ड देखने को मिलता है हिर्सुटिज्म, ठीक है, जो अगर फीमेल्स के अंदर जो फेशियल हेयर है उनका जो है वो आना क्या कहलाता है, हिर्सुटिज्म, जो क्या कहता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो स्टेरॉइड नेचर का है, तो इस कंडीशन में ये कंडीशन होती है। फोर्थ वन, वेट गेन देखने को मिलता है, ठीक है, ओबेसिटी, बोन है वो वीक होती है पेशेंट की, इसी के साथ ही उसकी जो लिबिडो है, डिज़ायर जो सेक्स के प्रति है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनसे भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गिगेंटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ ओरल थ्रस। ओरल थ्रस है जो न्यूबॉर्न बच्चों के अंदर या फिर बच्चों के इन्फेंट्स के अंदर यहाँ पे एक ओरल थ्रस की कंडीशन होती है। ये मोस्टली किससे फैलती है, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या फिर रिकेट्सिया। ये जो बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलती है किसके द्वारा, फंगल इन्फेक्शन के द्वारा। फंगल इन्फेक्शन में भी कौन सा, फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडा एल्बिकेंस। ओके, आपसे अगर पॉजिटिव एजेंट पूछ ले, कैंडिडा एल्बिकेंस। अब जब ओरल थ्रस का जो पेशेंट है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को जब अपन इस क्रस्ट को अपन उतारेंगे ना, तो यहाँ पे एक तो ब्लीडिंग देखने को मिलती है, बेबी है वो क्राई करेगा ड्यू टू पेन। ओके, ओरल थ्रस के एकदम समान ही एक चीज़ और होती है, अपने देखने को मिलती है न्यूबॉर्न्स के अंदर, उसको अपन बोलते हैं एप्स्टीन पर्ल, ठीक है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, तो इसके अंदर कोई भी, या तो इसको अपन जब रब आउट करेंगे तो यहाँ पे जो पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती है और बेबी है वो क्राई भी नहीं करेगा, और जो पेन भी है वो पेशेंट के अंदर, बेबी के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ओरल थ्रस, एप्स्टीन पल्स, ये दो प्रकार की जो कंडीशंस है ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर या फिर इन्फेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। ओरल थ्रस मोस्टली फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर जो पस का फॉर्मेशन होना क्या कहते हैं, न्यूमोनिया, लेरिंजाइटिस, एम्फाइसीमा या फिर एम्फाइमा। जो एम्फाइमा है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर पस का एक्यूमुलेशन होना, एम्फाइमा। एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा को अपन क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, एयर ट्रैपिंग, एयर ट्रैपिंग इनटू लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर एयर का ट्रैपिंग होना क्या बोलते हैं अपन, एम्फाइसीमा। एयर ट्रैप क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे रेप्चर ऑफ एल्वियोलाई, रेप्चर ऑफ एल्वियोलाई देखने को मिलती है, ठीक है। रेप्चर ऑफ एल्वियोलाई क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ओल्ड एज की कंडीशन के अंदर क्या होता है, या फिर सीओपीडी जो प्रॉब्लम होती है उनके अंदर क्या होता है, जो एल्वियोलाई की जो है अपने इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये रेप्चर होने की संभावना रहती है। न्यूमोनिया, लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस अपने जो लेरिंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना है उसको अपन बोलते हैं लेरिंजाइटिस। न्यूमोनिया के अंदर भी क्या होता है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है अपने जो लंग्स के अंदर, उसको अपन बोलते हैं न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू। विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या फिर एनीमिया।
एनीमिया तो जो है वो क्या, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अपने बॉडी में देखने को मिलता है, आयरन की कमी की वजह से अपनी बॉडी में देखने को मिलता है। स्कर्वी है जो विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड इनकी कमी से देखने को मिलता है। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से देखने को मिलता है। सो रिकेट्स इज द करेक्ट आंसर। बेरी जो है अपने विटामिन B1 थायमिन की कमी से देखने को मिलता है। ओके, सो विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी हो रही है पेशेंट में, जो बच्चों में हो रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिकेट्स, और यही अगर एडल्ट में हो रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन इन, जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है? पायलोरिक स्टेनोसिस, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है पहले। पायलोरिक स्टेनोसिस, गैस्ट्राइटिस, मेगाकोलोन या फिर इंटुससेप्शन। जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मीन्स फोर्सफुली कोई पेशेंट है वो वोमिट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो पायलोरिस पार्ट होता है स्टमक का, उसके अंदर स्टेनोसिस, उसकी जो हार्डनिंग नेरोविंग देखने को मिलती है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पायलोरिक स्टेनोसिस। इसका क्लासिकल फीचर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ओके, गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, स्टमक के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। मेगाकोलोन के अंदर क्या बोलते हैं अपन, जो कोलोन होती है वो उसकी जो साइज है वो बड़ी देखने को मिलती है, लार्ज कोलोन की। ठीक है, लार्ज कोलोन। और जो इंटुससेप्शन क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन बाय टेलीस्कोपिंग इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी ऑर्गन अपनी जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो टेलीस्कोप कर जाता है किसके अंदर, अनदर पार्ट के अंदर। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे अपन इसको समझ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रोट्रूज होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटुससेप्शन। ठीक है, टेलीस्कोप होना, अपनी जगह से दूसरी जगह में उसके अंदर जाना कहलाती है इंटुससेप्शन। सो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इसमें देखने को मिलेगी, पायलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस? ठीक है, ये अपना जो है यूट्रस है, तो इसका ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द जो फीटस, इन दोनों का जो रिलेशनशिप क्या कहलाता है, एटीट्यूड, लाई, पोजीशन और प्रेजेंटेशन। सो ये कहलाती है लाई। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लाई। एटीट्यूड अपन का बोलेंगे, लाइक फीटस का, जैसे ये फीटस की खुद की पोजीशन खुद ही के शरीर के साथ में कैसी है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे एटीट्यूड। पोजीशन, फीटस की कौन सी पोजीशन है वो देखते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मीन्स ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इस साइड के अंदर कौन सी प्रेजेंटेशन है, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है, मेंटम प्रेजेंटेशन है। तो इनमें अपन देखते हैं तो क्या होता है इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं प्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या रहा, लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडीशन दैट कॉज ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सलाइवा का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, इस कंडीशन को, इस टर्म को अपन क्या नाम देंगे, टायलिज्म। ओके, PTY, टायलिज्म, फेगोफेगी, पिक्का या फिर क्रेविंग। सो इस कंडीशन को अपन जो है वो अपन क्या नाम देते हैं, टायलिज्म। ओके, जो एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है किसी पेशेंट के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, टायलिज्म। ओके, और जो पिका है, पिका इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अननेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो अपन फूड के अंदर नहीं खाते हैं, लाइक जो सैंड हो गई, ठीक है, या फिर जो चूना हो गया, इन सब चीज़ों को अपन जो इनकी जो क्रेविंग आती है पेशेंट के अंदर, इनको बोलते हैं पिका। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड टायलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया? एक्लेम्सिया के कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती क्या है? एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसके बाद में इसका सेकंड क्या होता है, सीजर। सीजर के अंदर, सीजर भी जो है वो पेशेंट के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या रखी गई है, जो एक्लेम्सिया की कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रखी है, ओरल मैग्नीशियम सल्फेट, इंट्रावेनियस मैग्नीशियम सल्फेट, ओरल फेनिटोइन सोडियम, इंट्रावेनियस फेनिटोइन सोडियम। ठीक है, फेनिटोइन भी अपन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो इसके अंदर जो अपन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी इंट्रावेनियस मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इंट्रावेनियस मैग्नीशियम सल्फेट को जो है अपन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। ओके, अब नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल कितना होता है, नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल होता है 0.8 to 2.2 mg/dl। ठीक है, अब जब अपन ये थेरेपी चलाते हैं पेशेंट के अंदर, तो हो सकता है कि इसकी जो अगर डोज है, ये अब मैं ड्रग की डोज नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल मैग्नीशियम की जो लेवल है वो बता रहा हूँ, ब्लड के अंदर नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल कितना होता है। ठीक है, अब अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो टॉक्सिसिटी के अंदर इसका एंटीडोट क्या है,
एंटीडोट होता है अपना इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इंट्रावेनियस मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर एमेसिस ग्रेविट्रम। हाइपर एमेसिस ग्रेविट्रम के अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव वोमिटिंग जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। सो हाइपर एमेसिस ग्रेविट्रम किस कौन से हार्मोन के रेस्पॉन्सिबल की वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर HCG हार्मोन की वजह से ये जो है हाइपर एमेसिस ग्रेविट्रम की कंडीशन है वो फीमेल्स के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करवाती है? जब ड्यूरिंग द डिलीवरी रिलैक्सिन हार्मोन क्या करवाती है? यूटेराइन का जो उसका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में ये जो है हेल्प करवाता है, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन ये भी क्या करती है? जो लैक्टोजन का जो लेवल है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस क्राउनिंग। क्राउनिंग की जो कंडीशन होती है वो कौन से स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। जो क्राउनिंग की कंडीशन होती है वो हमें देखने को मिलती है सेकंड स्टेज के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेज के अंदर क्राउनिंग ये वो होता है ना, असेंड, डिसेंड, क्राउनिंग, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी जो भी प्रोसेसेस होती है ये कहाँ देखने को मिलती है अपने को? सेकंड स्टेज के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? बेबी की डिलीवरी होती है, तो यहाँ पे क्या सेकंड स्टेज के अंदर ही क्या देखने को मिलती है? क्राउनिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर इंक्लूड विच फेजेज इन ऑर्डर। अब स्टेज फर्स्ट के अंदर भी 3 प्रकार की फेज अपने को देखने को मिलती है ड्यूरिंग लेबर। सो वो फेजेस का करेक्ट मैनर क्या है ये पूछा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ट्रांजिशनल, लेटेंट, एक्टिव, लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशनल, एक्टिव ट्रांजिशन लेटेंट या फिर एक्टिव लेटेंट ट्रांजिशन। सो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो फेजेज होती है वो होती है, सबसे पहले होती है लेटेंट फेज, फिर बाद में एक्टिव फेज, फिर बाद में ट्रांजिशन फेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट स्टेज में अपने को सर्वाइकल का डायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 3 फेज में होता है, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेन साइन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो मेन साइन अपने को क्या देखने को मिलता है, ठीक है। क्या प्रोसेस होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर? फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, फ्रॉम बर्थ टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल एक्सपेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू अंटिल 2 हार ऑफ बर्थ, ठीक है, 2 हार ऑफ बर्थ। सो जब सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज में क्या देखने को मिलता है? एक तो जो सर्विक्स है उसका कंप्लीट डायलेशन मिल जाता है, ठीक है। कंप्लीट डायलेशन देखने को मिलता है कितना? 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो बेबी की डिलीवरी भी कौन सी स्टेज में होती है? सेकंड स्टेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलेट सर्विस, ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट, फ्रॉम द बर्थ टू बेबी, ये थर्ड स्टेज एंड ये फोर्थ स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट फेटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर इज टर्म्ड एज। फर्स्ट फेटल मूवमेंट, जो भी फीटल का जो भी फर्स्ट मूवमेंट है वो मदर फेल्ड कर रही है, उसको मदर को जो फील हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइटनिंग, फ्यूनिक सफल, क्विकनिंग या फिर ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। सो जब फर्स्ट मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर इज नोन एज क्विकनिंग, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं। और ये कब देखने को मिलती है? 16th वीक तो, ठीक है, 16 to 18 वीक पे यहाँ पे जो पेशेंट को है क्विकनिंग देखने को मिलती है। मल्टीग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर अलग अलग होता है, तो 16 to 18 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइटनिंग में क्या होता है? लाइटनिंग जब होती है जब पेशेंट का एंगेजमेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जो बेबी का जो एंगेजमेंट होना, जो उसको मदर को क्या है थोड़ा लाइट फील होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्ड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स हम किसे बोलते हैं? हेगार साइन, चैडविक साइन, गुडल साइन या फिर बेलोटमेंट साइन। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स पूछा है अपने को, तो ये कौन सा साइन होता है? गुडल साइन, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स गुडल साइन। अब हेगार साइन क्या होता है? हेगार साइन में होता है सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। हेगार साइन में क्या हो गया? सॉफ्टनिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, या फिर इसको अपन बोलते हैं कंप्रेस ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ये कब देखने को मिलता है? ये भी क्वेश्चन में आता है, तो ये देखने को मिलता है अपने को कब? 6 वीक पे, ठीक है। गुडल साइन अपने को कब देखने को मिलेगा? 4 to 6 वीक पे। नेक्स्ट आता है चैडविक साइन। चैडविक साइन में क्या होता है? ब्लूइश या फिर वॉयलेट कलर ऑफ वेजाइना,
नेक्स्ट जो है और क्या क्या साइन हमें देखने को मिलता है, गुडल साइन हमने पढ़ लिया था। चेडविक साइन अपने कब देखने को मिलता है, चेडविक साइन हमें देखने को मिलता है 4 वीक पे, ठीक है। ये वीक्स भी इंपॉर्टेंट आते हैं, पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट साइन हमें देखने को मिलता है, कौन सा साइन, ये देखने को मिलता है पामर साइन। इसके अंदर क्या होता है, जब अपन बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, सो पामर साइन में क्या होता है, सिस्टमेटिक एंड रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर एंड सिस्टमेटिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है जो किसमें देखने को मिलता है, पामर साइन में, ठीक है। तो ये कुछ साइन है यहाँ पे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो सोफनिंग ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड गुडेल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द, ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना या फिर सर्विक्स। सो ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ओवम का जो है फर्टिलाइजेशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ओविडक्ट। और डीप पूछ लें, फेलोपियन डक्ट के कौन से पार्ट में, सो एम्पुला पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूटेराइन ट्यूब इज नोन एज, यूटेराइन ट्यूब अपन ने पीछे भी क्या पढ़ा था, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। अब जब इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, ओफराइटिस, मायोमेट्राइटिस, पैरामेट्राइटिस या फिर साल्पिंजाइटिस। सो इन्फ्लामेशन ऑफ द यूटेराइन ट्यूब इज कॉल्ड एज साल्पिंजाइटिस। फिलोपियन का दूसरा नाम क्या है, साल्पिन, ठीक है। साल्पिन अपन फिलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, तो साल्पिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द यूटेराइन ट्यूब या फिर फिलोपियन ट्यूब। ओपराइटिस, जो अपने जो ओवेरीज होते हैं उनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, ओपराइटिस। मायोमेट्राइटिस, ये जो यूट्रस के अंदर जो लेयर्स होती है उनके अंदर अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है उनको हम बोलते हैं मायोमेट्राइटिस और पैरामेट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। जो फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा होती है तो उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन का कोज क्या है, लुपस, क्राउप, ब्रुसाइटिस या फिर ट्राइकोमोनास, ठीक है। तो ट्राइकोमोनास का पूरा नाम क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, जो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा कौन करवाता है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, ठीक है, जहाँ पे वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। सो मोस्ट कॉमनली कौन करवाता है, ट्राइकोमोनास, ठीक है। जो क्रॉप होता है इसके अंदर क्या होता है, ये बेबी के छोटे बच्चों के अंदर एक डिसऑर्डर होती है क्रॉप, इसके अंदर क्या होता है, लेरिंजोस्पाज्म में अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रूसाइटिस क्या होता है, ये जो अपने जॉइंट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड कैविटीज यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लूइड फील्ड कैविटीज या फिर पैड, जो पाउच नुमा यहाँ पे अपने कैविटीज देखने को मिलती है जॉइंट्स के अंदर, अगर इनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रूसा, और इनके अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या बोलते हैं, ब्रूसाइटिस। लुपस क्या है, सिस्टमेटिक लुपस एरिथोमेटस, एसएलई, ठीक है, सिस्टमेटिक लुपस एरिथोमेटस। सो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ट्राइकोमोनियास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी की, जो आफ्टर डिलीवरी जो वेजाइनल सिक्रेशंस के साथ साथ में ब्लडीज और जो डेब्रिस मीन्स जो भी वेस्ट जो निकलता है वेजाइनल के द्वारा, इसको हम क्या बोलते हैं, पायूरिया, लोकिया, एब्सेस या फिर चोलास्मा। सो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, लोकिया या फिर समटाइम्स इसको प्रोनाउंसिएशन में लोचिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, लोचिया। पायूरिया के अंदर क्या था, पस इन यूरिया। एब्सेस के अंदर जो भी डिस्चार्जेस अपनी बॉडी से होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सेस। चोलोस्मा के अंदर क्या होता है कि अपने जो फेस पे क्या देखने को मिलता है, जो डार्कनिंग देखने को मिलती है, ठीक है, स्किन। इस कंडीशन ये कब होती है, प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, चोलोस्मा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लोकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज लेस देन 5, ओके, 5 सेंटीमीटर और लेस, ठीक है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, 5 to 25 सेंटीमीटर होता है। अब अगर यहाँ पे क्या पूछा है, 5 to लेस, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ओलिगो हाइड्रोमियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दिया गया, ओलिगो हाइड्रोमियस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओलिगो हाइड्रोमियस। नेक्स्ट दिया गया पॉलीहाइड्रोमियस, तो पॉलीहाइड्रोमियस कब होगा, ये होगा मोर देन 25 सेंटीमीटर की जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिलता है।
स्पाइना बाइफिडा एंसेफेलाइटिस ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब होती है ये कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाती है। एंसेफेलाइटिस जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होना उसको अपन बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, द कॉन्स्टेंट फेज, एक ऐसी फेज जो कॉन्स्टेंट रहती है, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कॉन्स्टेंट फेज पूछी है हमें। ओवुलेशन फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज। सो कॉन्स्टेंट फेज कौन सी होती है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज जो होती है वो 14 डेज की देखने को मिलती है हमें। सो ल्यूटियल फेज क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फीटस के अंदर एंटर हो रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा हिपेटिक वेन से, इंट्रा हिपेटिक आर्टरी, डक्टस वेनोसस या फिर डक्टस एट्रियोसस। सो जो अम्लाइकल वेन है ये जो आगे जाके जो फ्यूजन होता है इसका, ये आगे जाके क्लोज होती है तो इसका क्या बनता है, डक्टस वेनोसस, इसका जो पार्ट है वो बनता है। ठीक है, डक्टस वेनोसस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डक्टस वेनोसस। अम्लाइकल आर्टरी से क्या बनेगा, डक्टस आर्ट्रियोसिस। नहीं, दो एट्रियम के बीच में जो जगह रहती है वहां पे अगर बन रहा है तो वो क्या बोलेंगे अपन, डक्टस आर्ट्रियोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ठीक है, डक्टस वेनोसिस और डक्टस आर्ट्रियोसिस। आर्ट्रियोसिस के बारे में मैंने आपको बताया ना, आर्ट्रियोसिस क्या होता है, जब अपने जो दो एट्रियम के बीच में जो ये दो ओपनिंग होती है और उनको अपन क्या बोलते हैं, डक्टस आर्ट्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, फियर ऑफ हाइट इज टर्म्ड एज, अगर किसी पेशेंट को हाइट से फियर लग रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया, एगोराफोबिया या फिर गेमोफोबिया। तो फियर ऑफ हाइट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ हाइट। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्रो। ठीक है, क्रो अपन किसको बोलते हैं, कौवे को बोलते हैं। जो कौवा कहाँ उड़ता है, हाइट पे उड़ता है। ठीक है, आसमान में ऊंचाई पे उड़ता है तो ऊंचाई से अगर किसी को डर लग रहा है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, एक्रोफोबिया। एल्गोफोबिया के अंदर क्या होता है, पेन से जो है वो उसको डर लगता है। एगोराफोबिया के अंदर क्या होता है, ओपन प्लेस। ठीक है, ओपन प्लेस के अंदर पेशेंट को डर लगता है। गेमोफोबिया के अंदर क्या होता है, फियर ऑफ मैरिज। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा अपना, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पे पूछा गया है, डिप्रेशन, मेनिया, एल्जाइमर्स डिजीज या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, एल्जाइमर्स डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है, जो एल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है कि डिमेंशिया इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। एल्जाइमर के अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो है वो मेमोरी लॉस की कंडीशन यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलती है। इसकी भी ग्रेडिंग होती है एल्जाइमर की, कौन सी स्टेज का एल्जाइमर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिक्स्ड फाल्स फिक्स्ड बिलीव। ठीक है, FFB किसको बोलते हैं, ठीक, ऐसा पेशेंट जिसमें फिक्स्ड है, फाल्स और बिलीव है। ऐसा बिलीव उसके अंदर जो कि एक ही बिलीव है जो कि क्या है, रियल में क्या है, वो गलत बिलीव है। ठीक है, ऐसा बिलीव को अपन क्या बोलते हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन, परसेप्शन या फिर हेल्यूसिनेशन। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, डिल्यूजन। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार की जो अपनी प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिलती है। फर्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर क्या होता है, रियल स्टिमुलाई मिस इंटरप्रिटेटेड। ठीक है, जो रियल स्टिमुलाई होती है उसका मिस इंटरप्रिटेशन करना क्या होता है, इल्यूजन। नेक्स्ट, डिल्यूजन के बारे में मैंने पढ़ ही लिया है। फिक्स्ड फाल्स बिलीव। और हेल्यूसिनेशन क्या होता है, हेल्यूसिनेशन क्या होता है, सेंसरी स्टिमुलेशन या सेंसरी इंप्रेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रकार के स्टिमुलाई जो है वो नहीं प्रेजेंट रहती है, बट फिर भी पेशेंट को कुछ फील होता है। ठीक है, उस स्टिमुलाई के रिगार्डिंग वो। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, व्हाट इज द बेस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन सुसाइड। अगर कोई पेशेंट है उसको सुसाइड की टेंडेंसी हो रही है, ठीक है, सुसाइड के इसको थॉट आ रहे हैं, सो इसमें मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कौन सी होती है, कि कौन सी डिसऑर्डर के अंदर जो है सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है पेशेंट की, मेनिया, एल्कोहल डिपेंडेंस, डिप्रेशन या फिर स्किजोफ्रेनिया। सो मोस्ट कॉमन अपने को देखने को क्या मिलता है, डिप्रेशन। ठीक है, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है।
ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा डिप्रेशन। और हाँ, शिजोफ्रेनिया के अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है पेशेंट के अंदर, बट मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन वाले पेशेंट में तो ये देखने को 100% मिलती है। जो पेशेंट डिप्रेस्ड होता है वो हेल्पलेस हो जाता है, होपलेस हो जाता है, ठीक है, हेल्पलेस, होपलेस, ठीक है, ऐसी फीलिंग्स आती है तो उसका क्या करता है, सुसाइड करने के उसका जो रहता है, ठीक है। आइडियाज, सुसाइडल आइडियाज पेशेंट के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेल्यूसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ। हेल्यूसिनेशन के बारे में पूछा है कि हेल्यूसिनेशन किस टाइप की प्रॉब्लम है, किस टाइप के डिसऑर्डर है। थॉट, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस या फिर बिहेवियर। सो हेल्यूसिनेशन है वो एक परसेप्शन डिसऑर्डर है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, परसेप्शन, ठीक है। हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है, सेंसरी इंप्रेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करता है कि हाँ यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है, मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है। सो ये सब चीज़ें होती है हेल्यूसिनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनवॉल्यूंटरी रिपीटेशन और इमेजिनेशन ऑफ अनदर पीपल अनदर पर्सनस एक्शन इज नोन एज। एक ऐसा पेशेंट है जो कि दूसरे पर्सन को देख के वो जैसे एक्शन कर रहा है वैसी रिपीटेशन वाली एक्टिविटी वो कर रहा है खुद पेशेंट, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया, फोबिया या फिर फ्लडिंग। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इकोप्रेक्सिया, ठीक है। इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है वो मूवमेंट वगैरह, जो सामने वाला पर्सन जो है वो कैसे भी मूवमेंट उसको करता है तो पेशेंट भी सेम उसका रिपीटेटिव मूवमेंट, ठीक है। उसका जो सामने जो पेशेंट, लाइक डॉक्टर पेशेंट को देखने जा रहा है, ठीक है, डॉक्टर ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो पेशेंट भी जो है अपना हाथ ऊपर उठा के वो सब चीज़ें करने लग जाता है जो डॉक्टर करता है। इकोलेलिया, इकोलेलिया के अंदर क्या होता है, मिमिक्री करता है, ठीक है। जो भी डॉक्टर ने उसको कोई क्वेश्चन पूछा है कि हाँ बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, तो जो पेशेंट है वो सेम पूछता है कि हाँ बताओ आपको भी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ऐसी जो कंडीशंस होती है इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया के अंदर होती है। तो आपने क्या पूछा है यहाँ पे, इनवॉलेंट्री रिपीटेशन और इमिटेशन, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब पेशेंट इनवॉलेंट्रिकली जो रिपीटेड मूवमेंट करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, इसको हम बोलेंगे इकोप्रेक्सिया। फोबियाज के अंदर अपन ने पढ़ लिया था जो फीवर ऑफ जो पेशेंट के जो फियर होते हैं तो इनको अपन क्या बोलते हैं, फोबिया। अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था एक्रोफोबिया, एग्रोफोबिया वगैरह। नेक्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग के अंदर क्या करते हैं, जो एक ऐसी सिचुएशंस को अपन जो पेशेंट के सामने लाते हैं, उस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं तो उसको पेशेंट को डर का सामना करवाते हैं, ठीक है। क्लाइंट इज फोर्स्ड टू कन्फ्रंट the situation that give risk to the fear response, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर अपना रहेगा वो क्या रहेगा, इकोप्रेक्सिया। इनवॉलेंट्री रिपीटेशन और इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सनस एक्शन, यहाँ पे क्या आ रहा है, नाम एक्शन आ रहा है, ठीक है। मिमिक्री नहीं कर रहा, उसके वो लैंग्वेज को नहीं कर रहा, एक्शन को कर रहा है, ठीक है। तो एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इकोप्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेस, लाइक छोटी सी जगह के अंदर फंस जाना या फिर जो काफ़ी छोटी जगह होती है और उससे किसी पेशेंट को फियर होता है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया या फिर जूफोबिया। सो फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेस इज नोन एज क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, क्लोज स्पेस, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है उसको क्लोज स्पेस से फियर हो रहा है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया। जूफोबिया मीन्स एनिमल से उसको डर लग रहा है, ठीक है। ये दोनों प्रीवियसली हमने डिस्कस कर ही लिया था। एक्रो का मीन्स क्या होता था, हाइट से, और एल्गो का मीन्स क्या होता था, पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ईसीटी, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है उसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट और रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेट, हमने दोनों ये चीज़ें पहले पढ़ी थी और एग्जाम के अंदर आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सो इंट्राक्रैनियल जो आईसीपी अगर कोई पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मूड डिसऑर्डर, ठीक है। मूड डिसऑर्डर के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस अपन काम में लेते हैं, इमिप्रामाइन, लिथियम, क्लोरप्रोमाजिन या फिर हेलोपेरिडोल। सो मूड डिसऑर्डर के अंदर अपन कौन सी ड्रग काम में लेते हैं, वो लेते हैं अपन लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लिथियम से अगर कोई पेशेंट के लिथियम थेरेपी चल रही है सो नर्स क्या असेस करेगी, सोडियम का लेवल असेस करती है, ठीक है। क्योंकि जब सोडियम का लेवल कम होता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है, लिथियम टॉक्सिसिटी। अब जब लिथियम टॉक्सिसिटी क्या हो गई है तो क्या देखने को मिलता है, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन से मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ है। आपके आने वाले एग्जाम्स में भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जब तक आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन जाते और आप अगर एग्जाम्स देते हो
आपको हर एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो टॉपिक्स हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना, पेल वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग परप्यूरियम, ठीक है, पेल वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज पूछा है अपने को, ठीक है। सबसे पहले तो ये कौन सी कंडीशन है, ये लोकिया की कंडीशन है, ठीक है। आफ्टर द डिलीवरी, कुछ भी अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपने सोल्व किया था, आफ्टर डिलीवरी वेजाइनल डिस्चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। पेल वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज है, ये पेशेंट को शो हो रहा है। इसका ये कौन सी कंडीशन है, लोकिया रूब्रा, सीरोसा, एल्बा या फिर टूना, ठीक है। टूना किसी प्रकार का लोकिया नहीं होता है, सबसे पहले इसको अपन आउट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोकिया की, ठीक है। मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रूब्रा, सेकंड होता है सीरोसा, थर्ड होता है इसमें एल्बा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन रूब्रा की। रूब्रा होता है वो डार्क और रेड कलर होता है, डार्क एंड रेड कलर होता है। सीरोसा जो होता है वो होता है पिंकिश ब्राउन कलर, और जो एल्बा होता है येलोविश वाइट, येलोविश वाइट कलर का, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पेल वाइट मीन्स येलोविश वाइट, लो गया एल्बा जो है इसके अंदर करेक्ट आंसर रहता है। अब एग्जामिनर और आगे आपसे डीपली क्वेश्चन कर ले तो इसके अंदर क्या पूछ लेते हैं, टाइम पूछ लेते हैं इन दिनों का, ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो टाइम ड्यूरेशन होता है फर्स्ट लेस देन 4 डेज के लिए क्या देखने को मिलता है, लोकिया रूब्रा देखने को मिलता है। नेक्स्ट 4 to 10 डेज के लिए क्या देखने को मिलता है, सीरोसा देखने को मिलता है। और एल्बा हमें कब देखने को मिलेगा, एल्बा जो है वो हमें देखने को मिलता है 10 to 14 डेज, ठीक है। 10 to 14 डेज का ड्यूरेशन में जो अपन को क्या है, एल्बा, लोकिया, एल्बा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपको टाइम पूछ ले, टाइम पूछ के आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि भाई हाँ इस टाइम पे कौन सा लोकिया है वो प्रेजेंट रहता है फीमेल के अंदर, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ही बचे हुए थोड़े से क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी जो क्वेश्चन सेशन के रिगार्डिंग जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन है, किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाली क्लासेस के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।